नमस्कार, शो का नाम टू द पॉइंट। मेरा नाम संतोष चौधरी। मेरे साथ जो खास मेहमान हैं राधा मोहन दास अग्रवाल जी हैं, डॉक्टर हैं और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। केरल की बात करें, लक्षद्वीप की बात करें, कर्नाटक की बात करें, कई बड़ी जिम्मेदारियां भारतीय जनता पार्टी ने दी हैं। तो टू द पॉइंट के आज खास मेहमान डॉक्टर साहब है। डॉक्टर साहब आपका बहुत। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल, आपने कहा कि कांग्रेस बेरोजगार है, कांग्रेस के नेता बेरोजगार है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं। लेकिन हमें लगता है कि आपने तो दो बड़े मुद्दे दिए, वक्फ कानून और नेशनल हेराल्ड। देखिए, मुद्दों के रिजल्ट से तय होता है कि मुद्दे हैं कि नहीं हैं। एक मुद्दा होता है कि हम कुल्हाड़ी लेकर के पेड़ काटते हैं, और एक मुद्दा होता है कि हम कुल्हाड़ी लेके अपना पैर काटते हैं, या जिस डाल पर बैठे हैं उसी दास को काट लेते हैं। कांग्रेस आज के दिन में आधुनिक कालिदास है, और जिस पेड़ की डाल पर बैठती है उसी को काटती है। जो सच है वो यही है। देश के हित में भी, जिस समाज की रहनुमाई की बात करती है उसके हित में भी, और स्वयं अपने हित में भी। आपको लगता है कि जो आप सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, पूरी पार्टी सबके साथ सबके विकास की बात करती है, 3 तलाक से लेकर वक्फ कानून तक जिस तरीके से आप बड़े बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मुस्लिम समाज आपसे जुड़ पाएगा? देखिए, ये प्रश्न ही नहीं है कि कोई समाज हमसे जुटेगा या नहीं। प्रश्न ये है कि हम अगर सत्ता में हैं तो हम सभी सारे समाज की बेहतरी के लिए काम करते हैं या नहीं। हमने शुरू से इस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। हम जब ये नारा दे रहे हैं तो हम उस समय भी जानते हैं कि कौन हमसे जुटा है, कौन नहीं है। दुनिया की सारी राजनीति वोट के लिए नहीं होती है और सत्ता के लिए नहीं होती है। माननीय प्रधानमंत्री पूरे देश को सपना दिखाते हैं कि 2045 में हम दुनिया के एक विकसित राष्ट्र होंगे, और माननीय प्रधानमंत्री स्वयं इस बात को कहते हैं कि अगर 20% मुसलमान विकसित न हुए तो क्या हम विकसित भारत की कल्पना को साकार कर पाएंगे। तो जो बड़ा परिप्रेक्ष्य है, बड़ा फलक है, उसमें अगर हमें देश को विकसित करना है तो मुस्लिम समाज के लोगों को विकसित करना ही पड़ेगा। तो उस फलक में कुछ लोग अगर नाराज हो जाते हैं तो उसकी कोई चिंता नहीं? कोई नाराज उसमें होता ही नहीं है। उसमें वह नाराज होंगे जो आज तक मुस्लिम समाज को मूर्ख बनाते रहे हैं। उनके वास्तविक हित की चिंता करने की जगह पर सिर्फ उनको वोट बैंक बना करके रखते रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने ऐसा कभी नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री ने एक बार भी इस बात को नहीं कहा कि संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिम समाज का होगा। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का होगा। और आप माननीय प्रधानमंत्री की सारी नीतियों और योजनाओं को देख डालिए। समय बहुत लगेगा, इसलिए मैं चुनिंदा 4-5 योजनाओं को बता देता हूँ। देश में मुसलमानों की संख्या 15%, 15.5%, 16% हो गई। प्रधानमंत्री आवास योजना संख्या 15-16% है और लाभार्थी 31% है। दो गुना। और ये कह करके नहीं कि हम मुसलमान को लाभान्वित कर रहे हैं, ये कह करके कि जो गरीब है उस गरीब में जो जाते गरीब होगा उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा। हमने निःशुल्क गैस कनेक्शन बांटे हैं, संख्या 15% है, और टोटल गैस कनेक्शन में से 37% लाभ मुस्लिम समाज को मिला है। हमने मुद्रा योजना दी है, संख्या 35% है, और सारी मुद्रा योजना में 36% लाभ मुस्लिम समाज को मिला है। हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि चलाई है, 8,000 रुपये आज हम प्रतिवर्ष देते हैं, संख्या 15% है, लाभान्वित होने वाले मुसलमान 33% हैं। हमने स्किल इंडिया चलाई है नौजवानों के प्रशिक्षण के लिए, संख्या 15% है, लाभान्वित होने वाले 22.7% हैं। हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाते हैं अन्न वितरण वाली, 33% लाभार्थी मुस्लिम समाज के हैं। हमने प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम चलाई है, मुस्लिम समाज ओन्ड बिजनेस की संख्या में 70% की वृद्धि हुई है। 2014 के पहले केंद्रीय सेवाओं में काम करने वाले मुसलमानों की संख्या 5% थी, आज 9.5%। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, ये नहीं है कि उनकी बेहतरी हुई है, ये है कि हमने बेहतरी भी किया है और किसी अन्य समाज में तनाव नहीं फैला हुआ है। क्योंकि हमने धर्म और मजहब के नाम पर बेहतरी नहीं की है, पर गरीबी के नाम पर की है।
विपक्ष तो कहता है कि भाजपा वोट बैंक की राजनीति करती है। बिहार के चुनाव आने वाले हैं, 2027 भी नजदीक है यूपी का, इसलिए वक्त संशोधन हुआ और कानून बना। मैं जिन योजनाओं की बात कर रहा हूँ, ये तो जब पहले दिन माननीय प्रधानमंत्री आए 2014 में, तब से शुरू हुई ना। ये आज बिहार के चुनाव के दौरान तो शुरू हुई नहीं। आज 11 साल से इन योजनाओं को हम जमीनी धरातल पर 11 साल से लगातार लागू कर रहे हैं और लागू करके दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बिना समाज में तनाव पैदा किए बिना, ये जो वक्फ अधिनियम आप देख रहे हैं, यह उसी जीवन की, मुस्लिम समाज की जीवन को बेहतर करने का दूसरा औजार है। किसी भी समाज में आप परिवर्तन लाना चाहते हैं तो सिर्फ सरकार नहीं ला सकती। सरकार और समाज ये दो तालियां हैं जिन्हें मिल के बजाना होता है, अकेले सरकार के प्रयास से नहीं होता। अब मुस्लिम समाज का ये सौभाग्य था कि उनके पास वक्फ जैसी पवित्रतम संस्था थी। वक्फ कोई मजाक संस्था नहीं है, पूरी दुनिया में समाज सेवा का यह पवित्रतम ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। जो सक्षम मुसलमान हैं, अगर वो किसी संपत्ति के मालिक हैं तो अपनी संपत्ति का एक हिस्सा निकाल करके अल्लाह को समर्पित करें। अल्लाह थोड़ी लेने आएगा, आप अल्लाह के नाम पर समर्पित इसलिए करें कि आप दोबारा उसको वापस नहीं ले सकते हैं। वंस वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। फिर आप उसकी देखरेख के लिए एक मुतवल्ली नियुक्त करें, उससे जो आय हो उससे अस्पताल बनवाएं, कॉलेजेस बनवाएं, प्रशिक्षण केंद्र बनवाएं, अनाथालय बनवाएं, भोजनालय बनवाएं, गरीबों के जीवन को बेहतरी करने के लिए काम करें। अब इससे पवित्र कोई उद्देश्य हो सकता था? दुर्भाग्य है कि इतनी बेहतर संस्था और इसका भी दुरुपयोग कर लिया। आप मुसलमानों को समझा पाएंगे ये बात? हम क्यों नहीं समझाएंगे? 70 से ज्यादा याचिका है सुप्रीम कोर्ट में और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपनी अलग। देखिए, ये जो याचिका करने वाले लोग हैं, ये निहित स्वार्थ के लोग हैं। यही वो लोग हैं जो मुसलमानों के रहनुमा भी बनते हैं, और यही वो लोग हैं जिन्होंने वक्फ संपत्ति को लूटा भी है। आपने नाम लिया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, उनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने वक्फ की बोर्ड की संपत्तियों को बेच करके, आप अनुमति देंगे तो मैं नाम ले लूंगा, संपत्तियों को बेच करके कॉलोनियां खड़ी कर दी। आप जितने भी मुस्लिम नेताओं का नाम ले लें, नाम लेने को कहेंगे तो मैं नाम भी ले लूंगा, सारे मुस्लिम नेताओं ने वक्फ पे कब्जा किया। विपक्ष में ये भी डर है? तो तमिलनाडु की बात करें, कर्नाटक की मैं कई बड़े नेताओं की यही अकेला डर है। उनको दो डर है। एक डर तो यह है कि मोदी जी इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो दृढ़ निश्चयी हैं, जो कहा है वो किए, जो कहा है वो करेंगे। अगर उन्होंने मुस्लिम समाज से कह दिया कि हम कब्जा हटवाएंगे, इस संपत्ति का व्यवसायिक इस्तेमाल करा के इसकी जो आय होगी उसका एक एक पाई हम गरीब मुसलमानों के हित में उपयोग करेंगे, तो वो करेंगे ही करेंगे। तो वह जिन्होंने कब्जा किया है वो घबराए हुए हैं। दो तरह के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। एक जिनका आर्थिक लाभ प्रभावित हो रहा है, और दूसरा जिनका राजनीतिक प्रभावित हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक वो मुस्लिम समाज को सिर्फ बरगलाते रहे हैं, वोट बैंक बनाते रहे हैं। आज उनको ये लग रहा है कि अगर कहीं सचमुच मोदी जी ने ये कर दिया, जिन वक्फ संपत्तियों को लूट कर लोगों ने अपने निजी आय का साधन बना लिया, अगर वहाँ अस्पताल खड़े होने लगे, विद्यालय खड़े होने लगे, विश्वविद्यालय खड़े होने लगे, अनाथालय बनने लगे, भोजनालय बनने लगे, नौजवान बच्चों के प्रशिक्षण केंद्र बनने लगे, तो ये जो हम पॉजिटिव सकारात्मक राजनीति करते हैं समाज के बीच में, मुस्लिम समाज भी तो है आदमी ही ना, उसके पास भी उतना ही दिमाग है जितना हिंदुओं के पास है। उसके दिल और दिमाग में ये बात जाने वाली है कि जो काम आज़ादी के 75 सालों में हो सकती थी, कांग्रेस ने आज तक नहीं किया। हमारे नेता जो हमारे नेता होने का ढिंडोरा पीटते थे, उन्होंने लूट लिया। एक डर और है, एक सवाल और मुस्लिम समाज में। लगभग देश में 6 लाख से ज़्यादा मस्जिदें हैं। क्या सभी मस्जिदों की ज़मीनें चेक की जाएंगी? क्या दरगाहों की ज़मीनें चेक की जाएंगी? कब्रिस्तान कहाँ बने उसकी ज़मीनें चेक की जाएंगी? ये जो खेल आप पूछ रहे हैं, जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं, यही तो कब्जेदारों का खेल है। ये जो मुस्लिम नेता हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के बोर्ड हैं, जो जमायत इस्लामी हिंद के लोग हैं, तो ये डर सता जो मुतवल्लीज हैं, जो वक्फ बोर्ड के मेंबरान हैं, उन सबको ये डर सता रहा है कि अब ज़मीन उनके कब्जे से जाने वाली है। अब अगर वो मुस्लिम समाज के पास जाके कहेंगे कि हमने ज़मीन कब्जा किया था, देखो मोदी हमारी ज़मीन छीन रहा है, तो ये काम मुसलमान क्या उनके साथ खड़ा होगा? नहीं खड़ा होगा।
तो वह मुसलमानों को जाके समझा रहे हैं कि देखो मोदी तुम्हारी मस्जिद छीन लेगा, तुम्हारे मदरसे छीन लेगा, तुम्हारे कब्रगाह छीन लेगा। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जो हमने 2025 का वक्फ अधिनियम लाया है उसके परिभाषा में ही लिखा हुआ है कि इस एक्ट के लागू होने के पहले जितने भी वक्फबा यूजर थे, अगर उनके ऑलरेडी मुकदमे नहीं चल रहे हैं तो वह सब के सब वक्फबा यूजर बने रहेंगे। ये कानून का हिस्सा है। अब ये कानून ये मुसलमानों को तो बताते नहीं है। जब मुसलमान को हम बताएंगे कि देखो यार यही तो कानून है ना, जो चीज कानून में लिखी है उसके अतिरिक्त मोदी क्या कर सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि विपक्ष जो है गलत नैरेटिव सेट करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहा है। विपक्ष अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहा है, मैं ये कहूंगा। अंतिम लड़ाई किस चीज की? अपने वजूद की लड़ाई है, अपने धर्म की, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या सारी भाजपा विरोधी तथा कथित सेकुलर पार्टियों की राजनीति का एक ही केंद्र है कि अगर यह वक्फ अधिनियम जमीनी धरातल पर लागू हो गया, गरीब मुसलमानों का, पसमानदा मुसलमानों का, अनाथ बच्चों का, तलाकशुदा, विधवाशुदा, बेसहारा महिलाओं का, बूढ़े मुस्लिम माँ बाप का अगर कहीं मोदी ने जीवन सुधार दिया तो ये 75 साल से जो हम मुसलमानों को भाजपा के खिलाफ भड़का रहे हैं, डरो 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 डरो, भिड़ी आया भिड़ी आया भिड़ी आया, वो डर खत्म हो जाएगा। वो सच्चाई से अवगत हो जाएंगे। उन्हें इस बात का कष्ट होगा कि 75 साल तक हम मूर्ख बनाते रहे और वो बहुत तेजी से हमें वोट दे न दे हमारा विषय नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं उनका भी वोट बैंक आप खींचना चाह रहे हैं? क्योंकि कुछ पार्टियों को लगता है कि मुस्लिम समुदाय जो है, मुस्लिम समाज जो है, उनकी बपौती है, उनका वोट बैंक खींचना चाह रहे हैं आप? हम क्यों खींचेंगे उन्हें? हम तो बिना उनके सत्ता में आते ही रहते हैं। हम 2014 में सत्ता में आए हैं, 19 में सत्ता में आए हैं, 24 में सत्ता में आए हैं। आज देश के 19 राज्यों में हमारी सरकारें हैं, 13 राज्यों में हम सीधे सत्ता में हैं। 10-11 राज्य ऐसे हैं जहां सारे के सारे सांसद हमारे हैं, जहां एक भी सांसद विपक्ष का नहीं है। हमें एक भी मुस्लिम वोट न मिले तो भी हम सत्ता में हैं। इसलिए हम वोट की राजनीति कर रहे हैं। इससे बड़ी नासमझी कोई नहीं हो सकती। हमें ये मालूम है कि 2047 के विकसित भारत की कल्पना गरीब मुसलमान के साथ नहीं की जा सकती। हमें वोट की राजनीति से हट करके मुस्लिम समाज इसी देश का नागरिक है, कहीं बाहर वर्ष से नहीं आया। जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल तक, वो चिंता है? देखिए, वो जो बात है वो अलग है। हम जिन बातों को लेकर चल रहे हैं, हमें ये मालूम है कि अगर आम मुसलमान का जीवन अच्छा होने लगा, क्या होती है ना, गरीबी 1000 बीमारियों की जड़ होती है। गरीबी एक अगर प्रकार की कुंठा देती है। गरीबी एक नए प्रकार का क्रोध पैदा करती है। गरीबी समाज से आपको एलिनिएट करती है। आप गरीब होते हैं, शरीर अंदर से कमज़ोर होता है तो बहुत सी बीमारियों का शिकार होता है। आप गरीब होते हैं तो लोग भड़काए जाते हैं। आप गरीब होते हैं, बहुत कंजस्टेड होकर रहते हैं, तो आपके बीच में बहुत सारे लोग अगर पैसे लेकर आपके पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे अपने साथ रखो, मैं तुम्हें प्रति माह इतना दूंगा। ये जितने भी लोग बाहर से आते हैं ये सब इसी आधार पे आते हैं। लाने वाले लोग सरकारें होती हैं। आज बंगाल से जो घुस के आ रहे हैं उनको देश में लाने का काम ममता बनर्जी कर रही है अपने राजनीतिक लाभ के लिए। लेकिन जिस समाज में जाकर वो बसते हैं वहाँ के लोगों तो लुभावने नारे देते हैं, उनको तो इन्वॉल्व करते हैं, उनके साथ सहयोग करके एक दूसरा चेहरा दिखाते हैं। हम उसकी चिंता तब करेंगे जब हम जीवन को उनके बेहतर कर लेंगे, और उनकी चिंता करने के लिए हमारे पास अलग कानून है। हमने अभी पास किया है इमिग्रेशन एक्ट। हमने इसी सदन में पास किया इमिग्रेशन एक्ट, जिसके तहत जिस मूवमेंट कोई नागरिक भारत में घुसेगा, चाहे सड़क से, चाहे समुद्र से, चाहे जहाज से, हम तुरंत उसका वही पंजीकरण करने वाले हैं। वो कहाँ से आया है, उसके पास कौन सा पासपोर्ट है, कितने दिन वो रहने वाला, सब पंजीकृत करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, जिस बदलाव की आप बात कर रहे हैं, जिन बड़े कानूनों की आप बात करें, चाहे 3 तलाक की बात करें, वक्फ कानून की बात करें, इमिग्रेशन का आपने जिक्र किया, आखिर ये ऐसा परसेप्शन क्यों बन जाता है कि ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ कानून बन रहा है? ये जो थॉट है, जो विचारधारा है, इसको किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? परसेप्शन क्या होता है कि इस देश का दुर्भाग्य है कि आज़ादी के लड़ाई के समय से ले, मैं आज़ादी को जोड़ते हुए कह रहा हूँ, लगातार मुस्लिम समाज के हित हिंदू समाज के अलग हैं, मुस्लिम समाज के हित हिंदू समाज के विरोधी हैं, मुस्लिम समाज को हिंदू समाज से खतरा है। ये बड़ी खाई है। ये खाई लगातार कांग्रेस पैदा करती रही है। मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं मालूम आप कितना समय देंगे, 1940 को
जिन्ना साहब लाहौर में सभा कर रहे थे और पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। उसके ठीक 2 हफ्ते बाद 27 या 23 अप्रैल 1940 को दिल्ली में सभा हो रही थी। ऑल इंडिया आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सुमारू साहब हैं, अल्लाह बख्श सुमारू जी, वह मीटिंग कर रहे थे। जितने लोग वहाँ थे भुट्टो की सभा में, उससे 5 गुना लोग अधिक उस सभा में थे। मेरे अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से 50,000 जुलाहे समाज के लोग दिल्ली की उस सभा में गए थे। पाकिस्तान न बने, भारत का बंटवारा न हो, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस अगर एक राष्ट्रवादी समूह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, आवाज को अनसुना कर दिया। नहीं, अनसुना नहीं कर दिया। 2 काम किया। एक काम ये किया कि अल्लाह बख्श सुमारू को, जो सिंध के प्रीमियर थे, मुस्लिम लीग के साथ ही मिल करके उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लगा करके उनको पद से हटा दिया। दूसरा काम ये उन्होंने किया कि अंग्रेजों को बता दिया कि अंग्रेजों के अकेले प्रतिनिधि के रूप में मुस्लिम लीग है, ये सब फालतू हैं। जो देश के लिए लड़ रहे थे वो कांग्रेस के लिए फालतू थे, जो देश का बंटवारा कर रहे थे वो कांग्रेस की मेन फोर्स थी। फल क्या हुआ? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के गुंडों ने, मुस्लिम लीग के गुंडों ने, जो मुस्लिम नेशनल गार्ड के रूप में जाने जाते थे, 1943 में अल्लाह बख्श सुमरू की हत्या कर दी। वो मर गए। अगर वो जिंदा रहे होते तो देश इतनी आज़ादी से बटा नहीं होता। और ये लड़ाई वहाँ से शुरू हुई। देश के बंटवारे के बाद जो मुसलमान थोड़ी संख्या में बच गए, कांग्रेस के लिए बड़ा आसान था। जैसे शिकारी होता है ना जी, जाल फेंकता है अपनी चिड़ियाओं पर, थोड़े से दाने दिखाकर फंसा लेता है, बाद में चिड़िया को समझ में आता है कि अब तो हम इससे निकल ही नहीं सकते। कांग्रेस ने एक शिकारियों की तरह मुसलमानों पे जाल फेंका है, उन्हें फंसा लिया और कहा बस यही तुम्हारा घरौंदा है, इसी के अंदर खाते रहो, इसी के अंदर वोट देते रहो हमको, जब तक इसके अंदर रहोगे सुरक्षित रहोगे, जो ही छोड़ के जाओगे तुम्हारे ऊपर असुरक्षा। सच्चर कमेटी से लेकर अब तक अगर बात करें तो क्या कांग्रेस उसी एजेंडे पे काम कर रही है? आप खुद सोचिए। सच्चर कमेटी ने कहा कि मुसलमानों की दीनी हालत बड़ी बहुत खराब है। 2006 में रिपोर्ट आई, कांग्रेस ने बनाई थी। 2014 तक कांग्रेस रही, 2006 से 14 तक 8 साल। क्या कांग्रेस ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मुसलमानों का जीवन बेहतर किया? कुछ नहीं किया। सच्चर कमेटी ने दूसरी बात कही, इस देश में 4.5 लाख वक्फ संपत्तियां हैं, 6 लाख एकड़ जमीन है। अगर इस 6 लाख एकड़ का सही उपयोग होगा तो 12,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष कमाए जाएंगे। और कमाए जा रहे हैं 163 करोड़। सच्चर कमेटी ने पूछा कि आखिर ये 12,000 करोड़ में से सिर्फ 163 करोड़ अर्थात 2.7% की आय क्यों हो रही है? उन्होंने बताया कि कौन कौन उसे लूट रहे हैं, जिसका मैं नाम ले रहा था। और फिर उन्होंने ये लिखा कि सरकार इन कब्जों को हटवाए, इन्हें खाली करे, दिल्ली के स्तर पर कॉर्पोरेशन की व्यवस्था करे, इन संपत्तियों का विकास करे और उससे जो अतिरिक्त आय होती है उससे गरीबों का जीवन बेहतर करे। 6 से 14 तक सरकार में थे। क्या उन्होंने कोई भी प्रयास किया कि वक्फ संपत्तियों का अतिक्रमण हटा दिया जाए? एक भी मुतवल्ली को दंड नहीं मिला, एक भी वक्फ कमेटी के मेंबर को नहीं मिला, एक भी अतिक्रमण इंक्रोचर से मकान खाली नहीं कराया गया जमीन, क्योंकि यही वो लोग थे वोट बैंक की राजनीति में जिनके थ्रू वो मुसलमानों के वोट लेते थे। माननीय प्रधानमंत्री ने क्या किया है? आज जो वक्फ अधिनियम आप देख रहे हैं, जिस सच्चर कमेटी का नाम ये मुस्लिम नेता लेते लेते नहीं थकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री ने उसी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दिया। कहा हम इस पर से कब्जे हटवाएंगे, कहा हम इसका विकास कराएंगे, कहा हम इस जो पैसा आएगा इससे गरीबों का जीवन बेहतर करेंगे। डॉक्टर साहब, इतने बड़े सुधार, चाहे वक्फ कानून, सच्चर कमेटी को लागू करना, इतने बड़े बदलाव अगर मुस्लिम समाज के लिए किए जा रहे हैं, तब भी वो भरोसा, वो विश्वास की जो डोर है वो अभी कमजोर क्यों नहीं? है? ऐसा कुछ नहीं, गलतफहमी है। ये जो आप हो हल्ला देख रहे हैं ना, ये आम मुसलमान का विषय नहीं है। कुछ लोग हैं वो, ये उनके जिन लोगों ने कब्जा किया है ना, वो उनके और उनके चाटुकार हैं। अभी आम मुस्लिम समाज इस चक्कर में है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि सच ये है कि 90% मुसलमान वक्त के बारे में खुद जानता ही नहीं है। नहीं समझे नहीं आप? उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने ज़िले में कहीं किसी वक्त को कुछ करते देखा ही नहीं है, तो वो जाने क्या कि वक्त क्या है।
अभी तो मुसलमान इसी में परेशान है कि यार ये वक्त है क्या, पहली बार सुन रहे पहली हैं, बार सुन रहे था, पहली बार सुन इतनी रहे है तौबा मची इतना हुई है तौबा मच रही। कहीं सचमुच तो ऐसा नहीं है कि भाजपा हमारे मस्जिद ले लेगी। लेकिन कल जब हमारे अभियान की परिणति होगी, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के और भाजपा के कार्यकर्ता एक एक मुस्लिम घर में जाएंगे। हम लोगों ने 4 पेज का पत्रक तैयार किया है, वो पत्रक घर घर बांटेंगे, जिसमें स्पष्ट रूप से जो मैं आप कह रहा हूँ वो सब उसमें लिखा है, वो पढ़ेंगे। भरोसा है आपको कि समझा पाएंगे आप? नहीं, भरोसा नहीं, गारंटी है। अच्छा, गारंटी। दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। हमें वोट वोट नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कि मुस्लिम समाज ये महसूस करे कि भारतीय जनता पार्टी भारत के सभी समाज के लोगों को समान भाव से देखती है। और हम अगर नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तो हमारे लिए नारा नहीं है, हमारे लिए यह जीवन मूल्य है। हम भारत का विकास करना चाहते हैं। उस विकास की सीढ़ी पर हम मुसलमानों को जब तक नहीं ले जाएंगे, देश का विकास पूरा नहीं होगा। हमारा लक्ष्य बहुत व्यापक है। वोट इत्यादि चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। मैंने तो आपसे कहा ना कि हम बिना वोट के भी सत्ता में हैं। तो वोट आएगा तो हम कौन बना करने वाले हैं, बिल्कुल। लेकिन हम वोट के लिए ये सब करेंगे, ये हमारी प्राथमिकता नहीं है। आप 24 घंटे काम करते हैं, आप प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे लगातार काम करती है। आप विपक्ष को भी 24 घंटे लगा के रखना चाहते हैं। वफ़ दे दिया, नेशनल हेराल्ड दे दिया, वन नेशन वन इलेक्शन आने वाला है। अब आपने नेशनल हेराल्ड का नाम ले लिया, हाँ, इससे अंतर हो जाएगा, लेकिन मैं कह ही देता हूँ, आप 2 बार नाम ले चुके हैं। क्या है नेशनल हेराल्ड का घपला? आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, 5000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे थे, आज़ादी की लड़ाई को आवाज़ मिल सके, इसलिए उन्होंने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में 3 भाषा अखबार छपे और कांग्रेस की बातें मजबूती से जाए। उस जमाने में अपना पेट काट करके चंदा इकट्ठा किया और 5000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पैसे से एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड का निर्माण हो गया। वो किसका पैसा था? नेहरू जी का। नेहरू जी उसके चेयरमैन बन गए। क्या थे 1937 में? कांग्रेस पार्टी के तो अध्यक्ष भी नहीं थे। पदेन अध्यक्ष होते तो समझ में आता है। बाद में जब सरकार बनी और नेहरू जी अध्यक्ष पद से उनको हटना पड़ा, क्योंकि वो मंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए। उन्होंने एजेएल का अध्यक्ष किसको बनाया? अपने दामाद फिरोज गांधी को बनाया। अरे आप उस 5000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का मीटिंग किए होते, वो सारे शेयर होल्डर थे, वो जिसको कहते आप बना लेते। चलिए मान लिया, आपने कंपनी बनाई अखबार की निकालने के लिए। कांग्रेस की सरकार लगातार देश में बनी रही 1977 तक। आपने बनाई थी अखबार के लिए कंपनी और सरकारों से ज़मीनें लेने लगे। आपने ज़मीनें ली थी तो आपको उसमें अखबार का काम करना चाहिए था। आप उसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने लगे, अपार्टमेंट, कमर्शियल यूज हो गया। या एजीएल ने किया। आप उसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने लगे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने लगे। कहीं पर आप पासपोर्ट का कार्यालय खोलने लगे, कहीं पर आप जेएसडब्ल्यू को 75 लाख प्रति मंथ के किराए पर बिल्डिंग देने लगे। इसके लिए आपने फ्री में ज़मीन लिया था क्या? चलिए ये भी मान लेते हैं। जब एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड के पास 5000 करोड़ की संपत्ति हो गई, जिसके पास इतने बड़े बड़े किराएदार थे कि कम से कम 50 करोड़ प्रति माह किराया आता था, उसको कांग्रेस पार्टी से 90 करोड़ का लोन लेने की क्या जरूरत थी? ये लोन जो लिया गया कांग्रेस से वो भी एक नाटक था। 5000 करोड़ की संपत्ति का मिनिमम प्रति वर्ष इनकम 500 करोड़ होगा। 500 करोड़ की इनकम को आप 12 से बांट लीजिए। 40 करोड़ प्रति माह की कमाई वाली संस्था 90 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी से मांग लिया। कांग्रेस पार्टी किसी व्यक्ति की है? कांग्रेस पार्टी का पैसा किसी व्यक्ति का पैसा है? कांग्रेस के लाखों लाख कार्यकर्ताओं ने चंदा इकट्ठा किया है, सदस्यता शुल्क दिया है। तो आपने 90 करोड़ रुपया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एजीएल को दे दिया। और देने के बाद 2010 में आपकी सरकार थी, आपका मुख्यमंत्री था, आपके पास, अरे आपका प्रधानमंत्री था, आपके पास सुपर प्रधानमंत्री था जो कांग्रेस का भी अध्यक्ष था, राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष। कांग्रेस यही तो कह रही कि सुपर प्रधानमंत्री को आपने निशाना बना लिया। सुन लीजिए आप पूरी बात को, कांग्रेस के कहने से क्या होता है। अब आपने कह दिया कि कांग्रेस पार्टी 90 करोड़ रुपया इनसे वसूल नहीं पाएगी,
इसलिए आपने 2010 में एक संस्था बना दी। उस संस्था का नाम आपने लिख दिया यंग इंडिया। आपको मालूम है यंग इंडिया कार्यालय इन्होंने कहाँ खोला? उसी एजीएल के ऑफिस के अंदर इन्होंने यंग बहादुर शाह जफर में ITO दिल्ली, उसी के अंदर उन्होंने उसका कार्यालय खोल दिया। अब देखिए घपले। और उस यंग इंडिया में 38% शेयर श्रीमती सोनिया गांधी के, 38% शेयर श्री राहुल गांधी के, 24% उनके चमचों के, 100% प्राइवेट शेयर। पैसा दिया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। आप अगर एजीएल को ले रहे थे तो आपने कांग्रेस पार्टी को एजीएल सौंपा होता। 5,000 करोड़ की संपत्ति अगर कांग्रेस पार्टी के पास आई होती तो आज कांग्रेस पार्टी देश की सबसे धनाढ्य पार्टी होती। आपने क्या किया? पैसा लिया उनसे और संस्था सौंप दी कांग्रेस को, यंग इंडिया को। यंग इंडिया जिसके 76% शेयर खाली सोनिया गांधी और राहुल गांधी। अब ये क्या है अर्थशास्त्र के नियम में, देश के कानून में क्या है? ये लॉन्ड्रिंग नहीं है मनी की, तो अब मनी लॉन्ड्रिंग में फंस गए। ईडी को पीछे लगा दिया है अपने संस्थाएं, या तो क्या करें, ईडी को आगे लगा दें? अरे भैया, जब तुम इतनी 5,000 करोड़ की संपत्ति की लूट कर रहे थे, जब 2010 में तुम्हारी सरकार थी, तो तुम तो सोच रहे थे कि भाई हम ही राजा हैं, हम ही सब कुछ करते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे दिमाग में तो ये था कि कांग्रेस पार्टी सत्ता से कभी जाने वाली नहीं। अब आ गए मोदी जी, तो मोदी जी आ गए तो तुम्हारी जांच नहीं कराएंगे? किसने कहा था कांग्रेस पार्टी से कि ये लूट कर लो? किसने कहा था कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का पैसा डकार लो? किसने कहा था कि 5,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक अगर मान लीजिए अगरचे 20 करोड़ रुपए के लोन में भी चला गया तो उसका 100 स्क्वायर फीट जमीन भी दिल्ली में बेच दिए होते तो 90 करोड़ उसी से आ गया होता। आप कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होगा आने वाले समय में? हो चुका है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अब मामला चार्जशीट से आगे जा चुका है। अब तो निर्णय होना है, निर्णय होगा। जिसने अपराध किया है उसको सजा तो मिलेगी। अब एक सवाल आपके ऊपर मैं कर लेता हूँ, कोई समय धीरे धीरे कम हो रहा है जी। डॉक्टर साहब पूरे देश भर में राजनीति करते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं और पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। गोरखपुर पहुंचते तो आप मरीजों को भी देखने लगते हैं। फोकस क्या है आपका, सियासत या डॉक्टरी पेशा? ये एक सिक्के के दो पहलू। अच्छा, जब जैसा वक्त मिला? नहीं, जैसा वक्त नहीं, यही जीवन है। मैं गोरखपुर का एक रिनाउंड पीडियाट्रिशियन रहा हूँ। आज गोरखपुर ने ही हमको आज ये हैसियत दी है कि हम दिल्ली में बैठ के राजनीति कर रहे हैं। हमने गोरखपुर के नागरिकों को एक डॉक्टर के रूप में हमेशा सेवा दी है और 20 साल विधायक के रूप में भी सेवा दी है। आप गोरखपुर पता करिएगा, पूरे 20 साल जब मैं गोरखपुर का विधायक रहा हूँ, लगातार अपनी क्लिनिक पर बैठता रहा हूँ। कभी मैंने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, कभी भी नहीं छोड़ी। आज की मजबूरी है कि मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ, इसलिए मैं आज भी अपने गोरखपुर के नागरिकों से अटैच रहता हूँ। आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल देखिएगा, मैं जब भी गोरखपुर जाता हूँ 4-5 दिन पहले फेसबुक पर डाल देता हूँ मैं गोरखपुर आ रहा हूँ। जिन मरीजों को मुझे दिखाना हो, बीमारी हो, जो समस्या हो, मेरे पास आ जाए। वो भी तो मेरा काम है, वो भी इलाज है और यह भी इलाज है तो दोनों इलाज। मतलब आप इंसानों का भी इलाज कर रहे हो, देश की समस्याओं का भी इलाज आप कर ही रहे हैं। इंसान का इलाज नहीं होगा तो देश कहाँ से ठीक होगा? देश तो इंसानों से मिलके ही बनता है ना। अगर इंसान अच्छे नहीं होंगे तो देश अच्छा कैसे हो जाएगा? जी बिल्कुल सही कहा, जब इंसान अच्छा नहीं होगा तो देश कैसे अच्छा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला। तो टू द पॉइंट में आज कई बड़ी बातें, बेबाक बातें डॉक्टर साहब ने कही, लेकिन जो अगला एपिसोड होगा एक और बड़ी शख्सियत के साथ होगा। तब तक के लिए नमस्कार।